हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे डीएम करके, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे बोला कि मैम प्लीज ये लेक्चर डाल दो, हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो बेटा स्पेशली चैप्टर नंबर 7 जो आपका कौन सा है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, 9 का चैप्टर है बेटा। वन शॉर्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए, मुझे पता है आपके एग्जाम्स बहुत फास्ट है, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को करेंगे स्टार्ट। देखो, पहले चैप्टर का नाम क्या था? एनर्जी फ्लो। एनर्जी क्या होती है वो तो हमें पता है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। बेटा किसमें किसकी बात हो रही है? पूरे के पूरे इकोसिस्टम की। तो भाई हमें पता होना चाहिए ना कि इकोसिस्टम क्या है ना? इकोसिस्टम क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल। एन इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल and functional unit of nature, and it comprises of abiotic and biotic components. क्या है? स्ट्रक्चरल, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, है ना? नेचर में जितने भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, पूरा नेचर कैसे फंक्शन करेगा, पूरे के पूरे जो सारे लैंड फॉर्म्स है कैसे कनेक्ट करेंगे, जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सब किसमें इंक्लूडेड बेटा? पूरे के पूरे इकोसिस्टम में। उसने क्या बोला है? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आगे बढ़े उससे पहले ये दोनों टर्म्स का मतलब भी क्लियर होना चाहिए। भाई आपको पता है मैम डेफिनेशन रटवाती नहीं है, लर्न करवाती है, समझाती है। तो मैं वही बोल रही हूँ, डेफिनेशन को रटना नहीं, समझना है। देखो, अबायोटिक क्या है? अबायोटिक, इसमें फर्क कितना है? सिर्फ अ का। अबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक मतलब बेटा जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है ना, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है, जो सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, कौन से होंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। बाकी बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स की। अबायोटिक क्या है बेटा? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जितने भी है बेटा, जैसे कि माउंटेन्स, सैंड, सॉइल, वाटर, ये सारे क्या आएंगे? इट विल कम इंक्लूड अबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना? तो बेटा जहां पे, वापस से याद दिला रही हूँ अगर याद नहीं होगा, तो जहां जहां पे ऐसा बॉक्स दिखे, मतलब क्या है कि ये डेफिनेशंस हमें लर्न करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। अभी देखो, बात करें अगर इकोसिस्टम की, तो दो टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स हमें देखने मिलते हैं। कौन से दो टाइप्स? मेनली बाद में इनके ब्रॉड क्लासिफिकेशंस बहुत से होंगे, बट यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स है। कौन से? एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक मतलब क्या? एक्वेटिक मतलब क्या? जहां पे सारे फिशेस, जहां पे सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे। एक्वेटिक इज रिलेटेड टू वाटर, है ना? फिर जो कोई भी वाटर बॉडी हो, इट विल कम अंडर एक्वेटिक इकोसिस्टम। दूसरा है बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? जो लैंड फॉर्म्स है, जितने भी लैंड फॉर्म्स है, वो सब मिला के क्या होते हैं बेटा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये मैम बुक में नहीं है बेटा, बुक में नहीं है, बुक में क्वेश्चन के फॉर्म में। तो क्वेश्चन के फॉर्म में है मतलब चैप्टर इंट्रोडक्शन के लिए दिस इज नेसेसरी, है ना? आपकी बुक में जो क्वेश्चन फॉर्म में है, दिस इज इन दैट फॉर्म। इसके मैंने सोल्यूशंस, आंसर्स जो भी कह लो, ये यहाँ पे जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उनके, है ना? ऐसे तो नहीं है कि मैम इससे चालू कर देंगे बेटा, आपकी बुक में और मैंने सिखाओ, ये तो हो नहीं सकता, है ना? देखो आगे देखेंगे। बायोटिक फैक्टर्स रिलाई ऑन अबायोटिक फैक्टर्स टू ग्रो एंड सर्वाइव। मतलब क्या है? मतलब क्या है? क्या दिया हेडिंग में? जो बायोटिक फैक्टर्स है, जो बायोटिक फैक्टर्स मतलब कौन से? लिविंग फैक्टर्स। जो भी बायोटिक फैक्टर्स है बेटा, दे विल रिलाई ऑन कौन? अबायोटिक फैक्टर्स। मतलब बायोटिक फैक्टर्स विल रिलाई ऑन अबायोटिक फैक्टर्स टू ग्रो एंड सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल, बायोटिक फैक्टर्स में हमने बोला प्लांट्स, और बायोटिक में बोला हमने लैंड, सॉइल, है ना? सॉइल जो है, एयर जो है, वाटर जो है, वो अबायोटिक। तो अगर प्लांट को सरवाइव करना है, अगर प्लांट को ग्रो करना है, तो किसकी जरूरत है? सॉइल की। सॉइल की मतलब क्या? उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसकी, है ना? तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, प्लांट्स जो है, हमारे जो प्लांट्स है जो करते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स है बेटा वो बायोटिक फैक्टर है। तो उनको कौन सा बायोटिक फैक्टर की जरूरत है? सनलाइट की जरूरत है। क्यों सनलाइट लेते हैं? क्यों लेंगे सनलाइट? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना? वाटर की जरूरत है।
ये सनलाइट और वाटर क्या हो गए, अबायोटिक फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखेंगे हम आगे, और रिएक्शन भी याद करनी है। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स कौन से फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स। उनको किन की जरूरत है भाई, किसकी जरूरत है, उनको जरूरत है अबायोटिक फैक्टर्स सच एज सनलाइट एंड वाटर। कौन से प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं प्लांट्स, क्वेश्चन इज कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्यों करेंगे भाई, क्या जरूरत है उनको। तो बेटा आपको खाना मिल जाता है रेडीमेड, मम्मा बना के दे देती है, फार्मर्स बेचारे ग्रो करेंगे, है ना, वो ग्रो करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, वहां से खाना आएगा घर पे, वहां से खाना घर पे आएगा, मम्मा रेडीमेड आपको दे देती है। बट प्लांट्स के पास कोई ऐसा ऑप्शन है, चलो आज मैकडी चले जाएंगे, आज कोई तो अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, मेरी फेवरेट डिश खाएंगे। नो, वो करेंगे फोटोसिंथेसिस, है ना, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे। किसकी वजह से होगा, सनलाइट एंड वाटर। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो बायोटिक फैक्टर है उनको रिक्वायरमेंट होगी अबायोटिक फैक्टर की, ठीक है। सिमिलरली एनिमल्स जो है वो भी बायोटिक है, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स, है ना। एनिमल्स जो है प्लांट्स पे तो डिपेंडेंट है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि जो हर्बीवोर्स है वो प्लांट्स को खाएंगे, हम भी प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, एनिमल्स किस पे डिपेंड करेंगे, या तो प्लांट्स पे डायरेक्टली, या तो दूसरे जो एनिमल्स है उन पे डिपेंड करेंगे। किसके लिए, फूड, वाटर, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है ना, टेम्परेचर एंड शेल्टर। तो ये जो एनिमल्स है वो किस पे डिपेंड हो रहे हैं, हमें टेम्परेचर, हम लोग क्या आर्कटिक रीजन में सरवाइव कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, नहीं ना। अगर यहाँ पे भी टेम्परेचर अगर माइनस में थोड़ा बहुत चला जाए तो भी हालत खराब हो जाती है। तो मतलब टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। कौन से टेम्परेचर, बहुत समर हो गई, टेम्परेचर ईयर बाय ईयर राइज होते जा रहा है, राइज होते जा रहा है, राइज होते जा रहा है, तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग अस। तो मतलब ही ये जो सारे अबायोटिक फैक्टर है उन पे हम डिपेंडेंट है। पानी नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, टेम्परेचर नेसेसरी है, घर जरूरी है बेटा, घर भी तो जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, शेल्टर चाहिए, ऐसा नहीं कि बंगलो चाहिए, अच्छा एकदम लैविश लाइफ चाहिए, नहीं, बेसिक शेल्टर भी तो चाहिए, शेल्टर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो, ह्यूमंस भी एक टाइप के एनिमल्स की है भाई, तो एनिमल्स हो ह्यूमंस हो, उनकी किसकी जरूरत है, उनको भी जरूरत है बाकी के अबायोटिक फैक्टर्स की। तो ये क्लियर है क्या कि जो बायोटिक फैक्टर्स है वो डिपेंडेंट है किस पे, अबायोटिक फैक्टर्स पे, किसके लिए, उनके ग्रोथ के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल क्लियर है मैम। तो अभी आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, कैसे एनर्जी फ्लो होगी, देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स है बेटा अपने हर्बीवोर्स। कौन है, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल क्या है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर एग्जाम्पल है, स्क्विरल, एलिफेंट, ये सारे क्या है, हर्बीवोर्स है जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, है ना। दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या, ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या, जो ग्रीन प्लांट्स है, जो ग्रीन प्लांट्स है खुद का खाना खुद बनाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स। मतलब किसकी बात हो रही है, ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है ना। हर्बीवोर्स हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स अपने कार्निवोर्स। कौन है, कार्निवोर्स। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग, आउल, फॉक्स एक्सेट्रा। ये क्या करेंगे, दिस कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोर्स एज देयर फूड। क्या करेंगे, जो हर्बीवोर्स है उनको अपना खाना बनाएंगे। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग विल फीड ऑन इंसेक्ट्स, ग्रासहॉपर्स जो है उन पे फीड करेंगे, ये जो आउल है, ये फॉक्स है, वो दूसरे एनिमल्स पे फीड करेंगे। मतलब कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, जो कार्निवोर्स एनिमल्स है, वो किस पे डिपेंड होंगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोर्स। अभी बारी आती है एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स की। ये जो है ये भी कार्निवोर्स है, बट ये कौन है, ये है टाइगर, लायन। ये जो कंज्यूमर्स है ये क्या करेंगे,
these consumers use herbivores and carnivores as their food. मतलब ये जो है ये इनको भी खाएंगे, ये जो है ये इनको भी खाएंगे, ठीक है। ये किसको खाएंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी कंज्यूम करेंगे, जो एपेक्स कंज्यूमर्स है, जो टॉप कंज्यूमर्स है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी कंज्यूम करेंगे। नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स ऑलवेज ऑन टॉप, ऑलवेज ऑन टॉप, उन पे कोई अदर एनिमल फीड नहीं करेगा। तो फर्स्ट क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब हर्बिवोर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब कार्निवोर्स है, और थर्ड जो है एपेक्स कंज्यूमर्स या फिर टॉप कंज्यूमर्स वो ऐसे कार्निवोर्स है, वो ऐसे कार्निवोर्स है जो ये कार्निवोर्स मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे भी फीड करेंगे और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब हर्बिवोर्स पे भी फीड करेंगे। ओमनिवोर्स क्या है ये, ओमनिवोर्स मतलब जो ह्यूमंस ले लो, जो ह्यूमंस जो वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, है ना, जो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं एंड जो दूसरे एनिमल्स को भी एज अ न्यूट्रिशन एज देयर फूड कंज्यूम करते हैं, वो क्या हो गए ओमनिवोर्स। ह्यूमंस, बेयर एक्सेट्रा फीड ऑन हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड प्रोड्यूसर्स, है ना। ओमनिवोर्स जो होंगे वो किस पे फीड करेंगे, बाकी के हर्बिवोर्स पे, कार्निवोर्स पे और प्रोड्यूसर्स पे, है ना। और किस पे ये करेंगे, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब ही कौन, प्रोड्यूसर्स मतलब ही अपने क्या है, प्लांट्स, है ना। प्लांट्स पे भी हम फीड करते हैं, हम एनिमल्स पे भी जो लोग ओमनिवोर्स मतलब क्या, जो लोग एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे फीड करेंगे, जो एनिमल्स पे भी फीड करेंगे वो क्या है, ओमनिवोरस एनिमल्स है, वो क्या है, ओमनिवोरस है। तो क्लियर है क्या कि एनर्जी फ्लो कैसे होगा, इसमें क्यों एनर्जी की बात हो रही है, क्यों ये टर्म यूज हो रहा है एनर्जी फ्लो, मतलब बेटा प्रोड्यूसर्स जो है वो एनर्जी लेंगे, वो जो प्लांट्स है दे विल टेक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, उनमें स्टोर होंगे, वो उनको फूड में कन्वर्ट करेंगे, तो फूड में एनर्जी होगी, तो ये एनर्जी यहाँ पे पास होगी, ये एनर्जी यहाँ पे पास होगी, ये एनर्जी वापस यहाँ पे पास होगी, और ये एनर्जी ये जो है वो उनसे डायरेक्टली भी एनर्जी ले सकते हैं। तो मतलब एनर्जी क्या है, इट इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग इन एन इकोसिस्टम, राइट। बिल्कुल, नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। मैम ने गंदा कर दिया, ऐसे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। देखो अभी कंसेप्ट आता है बेटा फूड चेन एंड फूड वेब का। व्हाट इज अ फूड चेन, फूड चेन मतलब क्या, देयर इज अ डेफिनाइट सीक्वेंस, there is a definite sequence in these interactions। कौन से interactions, कौन से interactions बेटा, जो सन है ना, जो सन है वो क्या करेगा, उसके मदद से क्या होगा, प्लांट्स खाना बनाएंगे, फिर ग्रास हॉपर ने वो उस ग्रास पे या उस प्लांट पे फीड किया, फ्रॉग ने उसको खाया, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, या फिर जो ईगल होंगे वल्चर्स होंगे वो स्नेक्स पे फीड करेंगे, फिर ये जब डेड हो जाएंगे व्हेन दे आर डाइड, जो बाकी के डीकम्पोजर्स हैं उन पे फीड करेंगे। मतलब ये साइकिल क्या हो रही है, ये चेन क्या है, ये चेन ऑफ एनर्जी फ्लो है, मतलब एक से एनर्जी दूसरे में गई, उसको किसी और ने कंज्यूम किया, तो ये क्या है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये जो इंटरैक्शंस है, ये जो इंटरैक्शंस है, ये सीक्वेंस है इंटरैक्शन की। कभी भी ऐसा है क्या स्नेक को खाना बनाते देखा है, हाँ आज तो हम धूप लेंगे, जादू बनेंगे, धूप 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 एंड हम आज प्रोड्यूसर्स बनेंगे, नो। अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये नहीं है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सीक्वेंस में इनके इंटरैक्शन की वजह से फूड चेन डेवलप हो रही है। ये जो खाना खाएंगे इनका जो इंटरैक्शन होगा, ये जो प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ फूड चेन। Each chain consists of 4 or 5 or more links, है ना। एक चेन में 2 से 4 लिंक हो सकती है, 5 लिंक्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी लिंक्स हो सकते हैं। लिंक्स मतलब ये 1 से 2 से 3, 3 से 4, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट दिखाया मैंने, ठीक है। ये हो गया बेटा फूड चेन। नेक्स्ट बारी आती है फूड वेब की, किसकी, फूड वेब की। तो क्या डिफरेंस है दोनों, फूड फूड, तो बेटा फूड चेन क्या थी, इट वाज इन अ सिंगल सीक्वेंस, है ना, प्रॉपर सीक्वेंस में हम जो स्टडी कर रहे हैं एक के बाद एक, ये फूड चेन है। फूड वेब देखो
कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इधर से एरो उधर, उधर से इधर, ये इसको भी खा रहा है, ये इसका भी खा रहा है, ये उसको भी खा रहा है ना। तो क्या है ये? इट इज अ फूड वेब, वेब की तरह है, इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा है। जो एक फूड चेन है वो दूसरी फूड चेन से कनेक्टेड है, मतलब क्या है? इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन बोल सकते हैं, है ना। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल्स। इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन्स हो सकते हैं। फूड चेंज एक्वेटिक में भी हो सकता है, फूड चेंज फॉरेस्ट में भी हो सकती है, फूड चेंज जो नॉर्मल हर्बीवोर्स फाउंड होते हैं उनमें भी हो सकती है। तो वो जो जो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नो फॉरेस्ट, हम तो नहीं रहते जंगल में, बट ऐसा है कि हमारे सराउंडिंग फूड चेन नहीं है बिल्कुल ही है। तो वो सारे जब फूड चेन एक साथ इंटरैक्ट करेंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे अलग अलग लेवल पे, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं फूड वेब। Thus, a food web can be defined as an interconnection of multiple food chain. मैंने बता दिया फूड वेब मतलब ही क्या, फूड वेब मतलब क्या। फूड वेब मतलब बेटा इंटरकनेक्शन ऑफ बहुत सारे फूड चेन। जब बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्ट करेंगे, क्या बनेगा? एक फूड वेब बनेगा। An organism may be the prey for many other organisms. प्रे वाला प्रे नहीं है, ये प्रे है। प्रे मतलब क्या? प्रे मतलब खाना। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एन इंसेक्ट फीड्स अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, है ना। जो इंसेक्ट है वो अलग अलग प्लांट्स के लीव्स पे फीड करेगा, लीव्स को खाएगा। फिर वो सेम इंसेक्ट, द सेम इंसेक्ट इज द प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल्स। अभी ऐसा नाम तो नहीं लिखा कि वो इंसेक्ट है तो उसको फ्रॉग ही खाएगा, वो पर्टिकुलर इंसेक्ट है उसको लिजार्ड ही फीड करेगी, ऐसा है क्या? नहीं, सेम इंसेक्ट, एक ही इंसेक्ट फ्रॉग का भी खाना हो सकती है, वॉल लिजर्ड का भी खाना हो सकती है, कुछ बर्ड्स भी उसके फीड कर सकते हैं। तो मतलब एक ही इंसेक्ट बेचारा कितने 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 एनिमल्स का प्रे है ना। प्रे है मतलब ये बेचारे, इनका फूड है, ये इनका फूड कौन है? ये एक ही इंसेक्ट। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बट ये एक ही इंसेक्ट को कौन कौन खा सकता है? ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो एनिमल्स है, दे कैन फीड अपॉन दिस वन इंसेक्ट, है ना। तो मतलब इसने किसको कंज्यूम किया? इसका खाना कौन था? ग्रीन प्लांट्स। फिर ग्रीन प्लांट्स इसने कंज्यूम कर लिए, फिर इसकी बारी आई कि भाई अब तो तेरी भी बारी आ गई, तूने कंज्यूम किए प्लांट्स, नाउ यू आर गॉन, नाउ तो यू आर गॉन। अभी इसकी बारी आई तो इसको फ्रॉग भी खा सकते हैं, वॉल लिजर्ड भी खा सकते हैं, इसको बर्ड्स भी खा सकते हैं। तो मतलब ऐसा नाम नहीं लिखा हो कि ये ही खाएगा उसको, तो मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म इस पे फीड कर सकता है। तो ये क्या हो गया? हमने यहाँ पे देखा था ना, एक ही सीक्वेंस फॉलो हो रही थी। अभी इसमें ये इंसेक्ट पे देखो कितनी सीक्वेंस फॉलो हो रही है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, फिर उसको ये भी खाएंगे। तो बेचारा एक इंसेक्ट किसका प्रे है? ये एनिमल्स का प्रे है। तो ये क्या है? इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जब इंटरकनेक्टेड, एक या एक से ज्यादा जब फूड चेन इंटरकनेक्ट करेंगे, क्या बनेगा? एक फूड वेब बनेगा, एक फूड वेब बनेगा। क्लियर है क्या? मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप जब लेक्चर से बाहर निकलो, लेक्चर खत्म करो, तो आपको शॉर्ट आइडिया हो कि अच्छा ये वर्ड है, ये वर्ड क्लियर है, एक वर्ड है, ये वर्ड क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि मैम ये नहीं समझा, ये थोड़ा सा रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रह भी जाता है तो कोई नहीं, आपको मैं वो भी सिखा दूंगी, ठीक है। वो भी आप पूछ सकते हो, डाउट्स कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है मैं क्लियर कर दूंगी, बट आपको पढ़ते रहना है, आपको पढ़ते रहना है। देखो अभी जो प्रोड्यूसर्स है और कंज्यूमर्स है उनमें क्या डिफरेंस है, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, हम छोटे छोटे से थे तब से पढ़ते आ रहे कि प्रोड्यूसर्स क्या है, कंज्यूमर्स क्या है। बस वापस से बेटा ये पूरा का पूरा आपकी ज्योग्राफी से इकोसिस्टम ये इतना इजी पीजी चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ टर्म्स को अंडरस्टैंड करो, आप आंसर लिख दोगे। देखो प्रोड्यूसर इज ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? खुद का खाना खुद बनाएंगे, है ना। सनलाइट को यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड खुद का खाना खुद बनाएंगे। तो दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
राइट। अभी जो कंज्यूमर्स है बेटा, कंज्यूमर्स हमने देखा दे आर व्हाट, दे आर हेट्रोट्रॉपिक, मतलब दे विल बी डिपेंडेंट ऑन समवन, दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स। तो वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन एंड फूड वेब। कहीं से भी फूड चेन स्टार्ट हो रही है, फूड वेब स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होगा, ट्रॉपिक लेवल्स हम पढ़ेंगे, ट्रॉपिक लेवल्स इसके बाद ही पढ़ना है, ट्रॉपिक लेवल्स जो है वो पढ़ना है। तो वो जो फूड चेन या फिर फूड वेब स्टार्टिंग ही कहां से हो रही है, स्टार्टिंग ही कहां से हो रही है, प्रोड्यूसर से हो रही है। इसलिए हम बोलते हैं ना, इसलिए तो हम बोलते हैं प्लांट्स को बचाओ, प्लांट्स को बचाओ, कंजर्व देम, प्रोटेक्ट देम, ग्रो देम। क्यों? क्योंकि अगर वही नहीं होंगे तो ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा का पूरा एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, एवरीथिंग वुड बी डिस्टर्ब। इसलिए हम बोलते हैं कि पेड़ उगाओ, पेड़ बचाओ, है ना, बिल्कुल। तो ये देखो जो प्रोड्यूसर्स है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल बनाएंगे, चाहे वो फूड चेन का हो, फूड चेन भी इसके बिना इनकम्प्लीट है, फूड वेब भी इनके बिना इनकम्प्लीट है। कंज्यूमर्स फॉर्म द सेकेंड, थर्ड एंड एपेक्स ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, है ना, ये फर्स्ट बनाएंगे। तो कंज्यूमर्स क्या है, जो कंज्यूम करेंगे, चाहे ओमनिवोर्स हो, हर्बीवोर्स हो, वो क्या करेंगे, सेकेंड, थर्ड या फिर एपेक्स टॉपिक लेवल बनाएंगे। प्रोड्यूसर्स ट्रैप द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मतलब जो सनलाइट है वो, एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ग्लूकोज वगैरह, जो सारी एनर्जी हमें मिलती है, जो हम प्लांट्स को कंज्यूम करने पे हमें जो एनर्जी मिलेगी, क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स, जो सोलर एनर्जी है उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कंज्यूमर्स मेक द यूज ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड एंड यूज इट फॉर इट्स न्यूट्रिशन, है ना, स्वार्थी। हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कंज्यूमर्स, एज अ कंज्यूमर्स हम क्या करेंगे, वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स। फिर वो जो केमिकल एनर्जी उन्होंने बनाई हम लेंगे, वो केमिकल एनर्जी लेंगे एज अ फूड, एज अ न्यूट्रिएंट, और क्या करेंगे, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दी प्रोड्यूसर्स। मोस्ट प्लांट्स इन द वर्ल्ड आर प्रोड्यूसर्स, ऑब्वियसली। बहुत सारे प्लांट्स हम जो देखते हैं, सारे के सारे नहीं है, वाई, बिकॉज ऑल दी प्लांट्स, सारे प्लांट्स ग्रीन ही कलर के हो, नॉट नेसेसरी। ग्रीन कलर के प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या करेंगे, दे विल फॉर्म फोटोसिंथेसिस, और उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर कंज्यूमर्स, जितने भी एनिमल्स है, कोई भी ट्रॉपिक लेवल हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एपेक्स में जो भी है, कोई भी ट्रॉपिक लेवल हो, वो तो कंज्यूम ही कर रहे हैं। तो वो जितने भी एनिमल्स है, दे आर व्हाट, दे आर कंज्यूमर्स। आई होप ये डिफरेंस क्लियर है, आई होप ये डिफरेंशिएट बिटवीन क्लियर है। यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। होमवर्क नहीं, होमवर्क नहीं, मुझे आदत हो गई है तुम लोगों को होमवर्क देने की। होमवर्क मिलेगा, टेंशन नहीं लो, होमवर्क तो मिलेगा भाई तुम लोगों को, होमवर्क तो मिलेगा। बट अभी के लिए इधर IMP लिखना है। क्यों? बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। स्टार मार्क कर लो, IMP लिख लो, आप जो भी हैशटैग वैशटैग जो भी यूज करते हो IMP के लिए लिख लो, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी नेक्स्ट देखो, द एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड क्या है भाई, each level in the food chain is called as a tropic level, है ना। each level food chain में हर एक लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं, हर एक लेवल को हम एक ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। A tropic level is a step at which the organism obtains its food in the chain, है ना, एक स्टेप जो वो चेन है। A tropic level क्या है, it is a step at which the organism obtains its food in the chain, जो फूड चेन चल रही है उसमें ये ट्रॉपिक लेवल वाले इनसे फूड प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ये ट्रॉपिक वाले इनके डिपेंडेंट है। तो वही क्या है, फूड चेन में पूरे ट्रॉपिक लेवल्स चलता है। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी gradually decreases from producers at lowest level, from producers at lowest level to top consumers at the highest level. देखो ध्यान दो, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। प्रोड्यूसर्स है यहाँ पे, लोएस्ट लेवल पे कौन है, प्रोड्यूसर्स है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स है। ये क्या है, यहाँ पे सारे ग्रीन ग्रीन जो प्लांट्स है, तो ये इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी, है ना। एंड तो जो मैटर है, जो एनर्जी है, इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, फिर धीरे 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 डिक्रीज हो जाएगी,
है ना, इनके पास सबसे ज्यादा होगी, फिर ये इनको कंज्यूम करेंगे, इनकी थोड़ी कम, फिर ये इनको कंज्यूम करेंगे, फिर ये इनको, और इनको डायरेक्टली ओमनिवोर्स हमने देखा प्लांट्स पे भी फीड करते हैं, ओमनिवोर्स ओमनिवोर्स जो है वो एनिमल्स पे भी फीड करेंगे। तो जैसे ही हम फर्स्ट से लेके यहां से लेके ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, एनर्जी क्या होते जाएगी, एनर्जी कम होते जाएगी। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे, अचानक चेंज नहीं आएगा, एकदम से चेंज नहीं आएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एट द लोएस्ट लेवल टू द टॉप कंज्यूमर्स एट द हाईएस्ट लेवल्स। ठीक है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं, ये जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स। प्रोड्यूसर्स है, फिर हर्बिवोर्स है, इनको हम फर्स्ट टॉपिक बोलेंगे, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक ओमनिवोर्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम। देखो, there are different levels of energy change in the food chain, there are different levels of energy exchange in the food chain। अलग अलग लेवल से देखो, हमने जो बात की थी कि जो प्रोड्यूसर्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स भी, ये एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक इसमें है, ये एक्वेटिक फूड चेन है। हमने बताया था फूड चेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड पे होगी, टेरेस्ट्रियल होगी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉलो करेंगे, नहीं, एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसमें भी तो फूड चेन होती है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, ये KCl क्या है, ये किलो कैलोरीज है, KCl क्या है, किलो कैलोरीज, रिप्रेजेंटेशन एनर्जी का। ठीक है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये जो प्रोड्यूसर्स है, सबसे ज्यादा एनर्जी। फिर ज़ूप्लैंक्टन्स, ये इन पे फीड करेंगे, कम होगी एनर्जी। फिशेस इन पे फीड करेंगे, इनकी एनर्जी कम। ह्यूमंस, इनके हाथ में कितना आएंगे, 10 किलो कैलोरीज आएंगे जब वो फिश पे फीड करेंगे। Yes, the initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange। यहाँ पे हर एक लेवल पे क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है हर एक लेवल पे। तो हर एक लेवल पे जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हर एक लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होते जा रही है, राइट। Yes. Similarly, the number of organisms also decreases from the lowest level to the highest level। ये सबसे ज्यादा होंगे, इनकी आबादी बहुत होंगी, है ना, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो वैसे ही यहाँ से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो भी डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये क्या है भाई, पिरामिड मतलब क्या, पिरामिड मतलब क्या, इजिप्ट में देखे, फोटोज देखे कैसे होते हैं पिरामिड, ये है पिरामिड, पिरामिड के फॉर्म में है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, जहां पे भी बॉक्स आ जाए, वापस से बोल रही हूँ, जहां पे भी बॉक्स आ जाए, डेफिनेशन है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दिस पैटर्न की जगह द लिख दो, द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। यस, नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर कैसे होगा, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, एनर्जी से एनिमल से मिलते हैं, उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। हमारे जितने लाइफ प्रोसेसेस है, जो भी बॉडी फंक्शन कर रही है, उसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उसका फ्लो कैसे होगा, उसका ट्रांसफर कैसे होगा, देखो, डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर्स, जो एपेक्स कंज्यूमर्स है बेटा, व्हेन दे विल डाई, जब उनकी डेथ होगी तब क्या होगा, डिकम्पोजर्स फीड ऑन देयर बॉडी, है ना। डिकम्पोजर्स कौन है, डिकम्पोजर्स कौन है, जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे। कोई भी एपेक्स कंज्यूमर की अगर डेथ हो रही है तो क्या होगा, ये जो डिकम्पोजर्स है उनकी बॉडी पे फीड करेंगे। डिकम्पोज क्या करेंगे, उनकी बॉडी पे फीड करेंगे। डिकम्पोजर्स क्या है, फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। फंगाई और बाकी के जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, एपेक्स कंज्यूमर्स जो डेड है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड नहीं करते, डिकम्पोज किस पे करेंगे, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, जिनकी बॉडी डीके हो रही है, कौन करेगा ये फीड उन पे, फंगाई। और बाकी के जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे विल फीड अपॉन दी एपेक्स कंज्यूमर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट द रिमेन्स इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो कार्बन होंगे हमारी बॉडी में, जो एपेक्स कंज्यूमर्स है उनकी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बन कंपाउंड्स होंगे, दे विल कन्वर्ट
और उनको क्या, उसको क्या बोलेंगे, ये जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो गए उनको रिमेन्स बोलेंगे। डिकम्पोज कन्वर्ट द रिमेन्स जो है इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स है वो किस में चेंज होंगे, इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में। लिख दो यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स है वो चेंज होंगे इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड्स। सिंपल कार्बन कंपाउंड इसका मतलब है सेम सेम है, ठीक है। द सब्सटेंसेस इजीली मिक्स विद एयर, वाटर एंड सॉइल। अभी वो जो सिंपल कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या हो जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स होंगे तो दे वोंट बी इजीली एबल टू मिक्स विद द सॉइल। ये जो कंपाउंड्स है सिंपल कार्बन कंपाउंड्स किसने बनाए, डिकम्पोजर्स ने। कौन थे ये डिकम्पोजर्स, फंगाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ये डिकम्पोजर्स। तो वो उन्होंने जो सिंपल कार्बन कंपाउंड्स बनाए तो वो सब्सटेंसेस जो होंगे मिक्सअप हो जाएंगे किसके साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ, सॉइल के साथ, है ना। अभी वो सॉइल के साथ मिक्स होंगे तो किसका बेनिफिट है, किसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे वहां से, ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कंज्यूम करेगा, दे विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड चेन। वापस से ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जो डेथ से मिले थे, किनकी डेथ से, एपेक्स कंज्यूमर्स की डेथ जब हुई उनके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस से किस में आ गए, वापस से सॉइल में आ गए। किसने लिए वो न्यूट्रिएंट्स दैट न्यूट्रिएंट्स वर एब्सॉर्ब्ड बाय दी प्लांट्स। अभी प्लांट्स ने एब्सॉर्ब किया, वापस से हर्बीवोर फीड करेंगे, कार्निवोर्स उन पे फीड करेंगे, वापस से ओमनिवोर्स उन पे फीड करेंगे, तो फूड चेन वापस से कंटिन्यू हो रही है। फूड चेन क्या हो रही है, इट इज अगेन कंटिन्यूएटेड। मतलब क्या है कि फूड चेन में जो न्यूट्रिएंट्स है दे आर कंटिन्यूअसली बीइंग एब्सॉर्ब फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। कैसे होगा ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे होगा, क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाओ आप, तो हमें तो बिल्कुल समझ में आ गया। देखो, ड्यू टू द फूड वेब फॉर्म बाय द वेरियस मोड्स of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in this ecosystem. Obviously ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ फूड चेन है, फूड वेब भी तो है, तो वो न्यूट्रिएंट्स वापस से कंटिन्यूअसली अलग फॉर्म में सर्कुलेट होते रहेंगे। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम की बात करें, चाहे वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हमारे सूरज देवता। क्या करेंगे? उनके बिना सन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो सनरेज आएंगे, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। हर एक चीज को रिलेट करते जाओ बेटा, हर एक चीज को रिलेट करोगे तब जाके चैप्टर क्लियर होगा। अभी ये पॉइंट है तो ये पॉइंट ऐसा क्यों है कि सन के बिना इनकम्प्लीट है? ऑब्वियसली इनकम्प्लीट है। प्लांट्स जो है उनको खाना बनाना है, उनको खाना बनाने के लिए उनको चाहिए सनलाइट, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए उनको चाहिए सनलाइट। अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो हमने देखा था कि जो प्लांट्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फूड चेन ले लो या फूड वेब ले लो, है ना, वो तो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सनलाइट नहीं है तो प्लांट्स ही खाना नहीं बना सकते। तो इकोसिस्टम की जो भी सारी एनर्जी ट्रांसफर, जो भी प्रोसेस हो रहे, पॉसिबल है क्या? नो, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, है ना। सोलर एनर्जी को कैसे ट्रैप करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। Before reaching the decomposers, these energies pass from one tropic level to the next, है ना। यहाँ पे before reaching the decomposers के पास आने से पहले क्या हो रहा है? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे से यहाँ से यहाँ एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसा थोड़ी है सीधा प्लांट से डिकम्पोजर्स के पास जाएगी एनर्जी, नहीं ना, बीच में ट्रॉपिक लेवल्स है तो एनर्जी उनमें होते फिर वापस से डिकम्पोजर्स यूज करेंगे। बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर्स, दिस एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल।
डिकम्पोजर्स डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या करेंगे? डिकम्पोजर्स थोड़ी एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। हाउएवर नो पार्ट ऑफ एनर्जी एवर रिटर्न्स टू द सन। एनर्जी वापस सन लेके जाता है? सन बोलता है ऐसा कि अच्छा आई हैड गिवन यू सनलाइट, अभी तुम खाना लाओ, ऐसा होगा क्या? नहीं। तुम मुझे न्यूट्रिशन दो, ऐसे होगा क्या? नहीं। वापस से एनर्जी सन के पास जा सकती है? नहीं, नहीं जाएगी। कहाँ पे यूज होगी? अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में यूज होगी। सन के पास वापस एनर्जी रिटर्न नहीं करती है, ये पॉइंट याद रखना है। सन विल नॉट अगेन टेक द न्यूट्रिशन, है ना। वापस से जो एनर्जी है, इट विल नेवर 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 एवर रिटर्न टू द सन। हेंस 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 क्या है ये? इसीलिए तो hence such passage of energy is referred to as one way transport। कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ओनली वन वे ट्रांसपोर्ट। वापस से सन के पास एनर्जी नहीं जा रही है। एनर्जी कैसे हो रही है? वापस से ऐसा है क्या? ये वापस से एनर्जी देखो यहाँ पे भी वापस जा रही है क्या? ये एनर्जी यहाँ से वापस सन के पास जा रही है? नहीं जा रही है। एनर्जी यहाँ ले लो या फिर ये एक्वाटिक ले लो, एनर्जी जो है यहां से ही एक्सचेंज होगी, सन के पास वापस रिटर्न नहीं करती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इट इज अ वन वे ट्रांसपोर्ट। क्या है? इट इज अ वन वे ट्रांसपोर्ट। यस, देखो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या काम किया इनके बारे में दिया है। लिंडमैन इन 1942 क्या किया उन्होंने? In 1942, he studied the food chain and energy flow. Through it. Food chain क्या होती है? फूड चेन में एनर्जी कैसे फ्लो होती है, ये किसने स्टडी किया था? साइंटिस्ट थे लिंडमैन। इन कौन से ईयर में? इन 1942। अभी ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था? चार्ल्स एल्टन, A British scientist first proposed the concept of ecological pyramid। ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया था? He proposed the concept of ecological pyramid। कौन सी ईयर में? In 1927 after a study of the tundra ecosystem in the Bear Islands in England। ये नहीं भी लिखा, कोई बात नहीं, ये नहीं याद रखा, तुंद्रा उद्रा कुछ भी याद नहीं रखा, कोई बात नहीं। याद करना क्या रखने जैसा है इसमें? इतना नहीं याद रखा तो भी मैं तुमको ऑप्शन दे रही हूँ, इतना नहीं याद रखा तो भी कोई बात नहीं। क्या याद रखना है? उनका नाम याद रखना है, कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था, क्या डिस्कवर किया था उन्होंने? इकोलॉजिकल पिरामिड। किसने? चार्ल्स एल्टन ने। क्या किया था? ये डिस्कवर्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। हेंस इसीलिए ही ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एल्टोनियन पिरामिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एल्टोनियन पिरामिड। ठीक है, इसलिए ही इसको क्या बोलते हैं? एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं। किसके नाम पे? वो जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे। क्या किया था उन्होंने? इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया था। He gave the concept of ecological pyramid in 1927, इसलिए बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड। ठीक है, ओके। देखो अभी बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाम ही इतना प्यारा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। नाम जितना प्यारा मैम दिखने में उतना ही कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्लेक्स दिखती है, हर कॉम्प्लेक्स दिखने वाली चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होती। हर कॉम्प्लेक्स दिखने वाली चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होती बेटा। दिख रहा है बहुत कंफ्यूजिंग है, क्या है, नाम भी इतना बड़ा सा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। कोई नहीं, हर एक चीज को समझना सीखो, हर एक चीज को देख देख के डरना बंद कर दो। पता चला देखने में इतना है, अरे देखो कितना सारा है, कितना कुछ है, बट एक्चुअल में वैसा होगा ही नहीं। तो देखो इजी है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वन वे, यूनिडायरेक्शनल। देख लिया हमने। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम इज साइक्लिकल। न्यूट्रिएंट्स जो फ्लो होते हैं बेटा इकोसिस्टम में, जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स है दैट इज साइक्लिकल। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है? इट इज साइक्लिक। द फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? एक वे में जाती है, यूनिडायरेक्शनल है। न्यूट्रिएंट साइक्लिक फ्लो होता है। द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स
द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या है बायोजियोकेमिकल साइकिल, साइक्लिक फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम, एक ही इकोसिस्टम की बात हो रही है, इट इज कॉल्ड एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल। मैम इसको भी बॉक्स बना दो, ऐसा लग तो रहा है इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है बेटा। एक टाइम बाद जब पढ़ना सीख जाते हो ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना है, जब आपको पढ़ने की ट्रिक समझ में आ जाती है ना बेटा, तब आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सिखाया था मैम ने, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, मैं बता रही हूँ, मैं बॉक्स कर रही हूँ, पर जब भी और लेक्चर्स देखोगे और पढ़ोगे और इंटरेस्ट डेवलप करोगे सब्जेक्ट में, तब देखते ही समझ में आ जाएगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आ सकती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और बाकी मैं तो हुई बताने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, पहले तो देख लिया बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, what is it, cyclic flow of nutrients within an ecosystem is called as biogeochemical cycle। cyclic flow क्यों लिखा है, because nutrients जो है उनका flow होता है cyclic। nutrients necessary for the growth of organisms are continuously transferred from abiotic to biotic factors and biotic to abiotic factors within an ecosystem। जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है बेटा कहाँ से ट्रांसफर होंगे, बायोटिक से अबायोटिक में जा रहे हैं वापस, फिर से वही अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स, वही वहां पे जो अबायोटिक सिस्टम है वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो वापस से बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे हो रहा है, बायोटिक से अबायोटिक, वापस से अबायोटिक से बायोटिक, है ना, वही लिखा है, अबायोटिक से बायोटिक, बायोटिक से अबायोटिक, है ना। कैसे होगा फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस वे में होगा। The cycle operates continuously through the medium of biosphere। देखो साइकिल कैसे ऑपरेट होगी, by the medium of biosphere। अभी बायोस्फीयर किससे बनता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। कौन सी तीन चीजें है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये है बीच में बेटा बायोस्फीयर, ये बीच में क्या है, बायोस्फीयर। तो ये जो बायोस्फीयर है उसका इंटरैक्शन हो रहा है, ये किससे बन रहा है, एक है हाइड्रोस्फीयर, एक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर मतलब जो एयर से रिलेटेड है ना, एटमॉस्फेयर जो एयर वाला स्फीयर है, जो एयर से कंपोज्ड है, दैट इज एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब वाटर, ये हाइड्रोस्फीयर। और लिथोस्फीयर मतलब लैंड, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, जो भी लैंड फॉर्म्स है वो लिथोस्फीयर है। तो यहाँ पे आता है बेटा बीच में बायोस्फीयर, यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन, है ना। यहाँ पे देखो हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ये पूरा जो एनवायरमेंट बन रहा है बाय दिस एटमॉस्फेयर और उसका इंटरेक्शन है। कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक एंड सॉइल, जो लिथोस्फीयर है, जो लिथोस्फीयर मतलब लैंड, उनके फॉर्म जो रॉक में कन्वर्ट हो गए, जो लिथोस्फीयर है वो रॉक के फॉर्म में होगा, वो सॉइल के फॉर्म में होगा, तो उसको हम लिथोस्फीयर बोलेंगे। तो यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, वाटर वाला पार्ट, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर विद इन द बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है बेटा उसमें हाइड्रोस्फीयर का भी इंटरैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेयर का भी इंटरैक्शन हो रहा है एंड लिथोस्फीयर का भी इंटरैक्शन हो रहा है। मतलब बायोस्फीयर बीच में है, बाकी के तीनों स्फीयर्स ऐसे साइड में। अगर डायग्राम पूछा भी, नहीं पूछेंगे, और पूछा भी तो इतना कॉम्प्लेक्स याद नहीं रखा तो क्या करना है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना दिया, हाइड्रोस्फीयर बना दिया, लिथोस्फीयर बना दिया और बीच में उनका इंटरैक्शन दिखाते हुए बायोस्फीयर बना दिया। ठीक है, वापस से अभी पॉइंट पढ़ो, अभी सेंस बनेगा ये पॉइंट। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर साइकिल कहां पर टेक प्लेस करेगी, थ्रू द बायोस्फीयर। और वो किससे फॉर्म हो रहा है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर से। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है। Yes, the recycling of biological, geological and chemical sources of nutrients in the process is a complex process and it depends upon the level of energy transfer in the ecosystem। ये जो है, ये जो एनर्जी है वापस बनेगी, वापस से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, वापस से एनर्जी रिसाइकल होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आएगी, वापस से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो ये जो साइकिल है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स है, जो जियोलॉजिकल बायोलॉजिकल रिसाइकलिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऑल्दो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, स्टिल इट इज वेरी वेल, मतलब इतने अच्छे से एवरी स्फीयर इज कोऑर्डिनेटिंग। बायोस्फीयर में कितने सारे
कितनी सारी चीजें प्रेजेंट है, कितने सारे फूड चेन, कितने सारे फूड वेब्स प्रेजेंट है, कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में जा रहे हैं, वापस से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जा रहे हैं. सो दैट साइकिल इज कंटिन्यूअस. और वो जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम, है ना. एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया. वही है बेटा, देख देख के डरना नहीं है, समझ समझ के पढ़ना सीखो, देख देख कर डरना नहीं है. हमें देखो, ए है गैशियस साइकिल, एक है सेडिमेंटरी साइकिल. दो साइकिल्स होते हैं, गैशियस एंड सेडिमेंटरी. गैशियस साइकिल क्या है? An accumulation of the main abiotic gases, nutrients, materials found in the Earth's atmosphere. Gases का मतलब ही gaseous cycle से ही क्या बात समझ में आती है? gases से बनी हुई. gases के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो gaseous cycle है. accumulation मतलब क्या? इकट्ठा होना. accumulation मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना, accumulate होना, उसको क्या बोलेंगे? accumulation, है ना. अभी क्या है सेडिमेंटरी साइकिल? accumulation of the main abiotic nutrient materials is found in the soil, sediment and sedimentary rocks of the earth. बेटा ये सब क्या है? सॉइल, सेडिमेंटरी रॉक्स. सेडिमेंटरी मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल से फॉर्म, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके जो रिमेन से जो रॉक्स बनते हैं, उनके न्यूट्रिशंस वो जो सब मिला के जो रॉक्स बनेंगे उनको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स. तो एक्यूमुलेशन ऑफ क्या? अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल्स. ये जो सेडिमेंट्स है, जो सॉइल है उसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, जो सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म हुए हैं उनमें भी न्यूट्रिएंट्स होंगे. तो उनका जो है, उनमें जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी साइकिल, है ना. गैशियस साइकिल में क्या क्या है? इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? ये सारे गैसेस है. तो किसमें इंक्लूड होंगे? गैशियस साइकिल में. इट इंक्लूड्स, अब ये जो सेडिमेंटरी रॉक्स बने हुए हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है वो सब न्यूट्रिएंट्स में, कुछ तो कंपोनेंट्स है, कुछ तो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ तो कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उनसे बने हुए हैं. इंक्लूड सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस. ये सब क्या है? ये सब किसमें आएंगे? सारे कंपोनेंट्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो भी सारे कंपाउंड्स इसमें आएंगे सेडिमेंटरी साइकिल में. गैशियस चीजें यहाँ पे आएगी, यहाँ पे सेडिमेंटरी साइकिल है. तो यहाँ पे क्या आएंगे? सारे कंपोनेंट्स आएंगे जिससे भी सॉइल बना हुआ है. ऐसा नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स एक में प्रेजेंट होने चाहिए, नहीं, कुछ कंपोनेंट सॉइल में होंगे. सेडिमेंटरी रॉक्स है तो उनमें कैल्शियम प्रेजेंट हो सकता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट हो सकता है. तो दिस इज हाउ दीज टू साइकिल्स वर्क. The gaseous cycle is speedier cycle than the sedimentation cycle. Obviously gases का क्या है? It is a speedy, है ना. तो ये जो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है CO raised to 2 नहीं है, ये क्या है बेटा? This is CO2. क्या है ये? This is CO2. This is CO2. देखो जो गैशियस साइकिल है वो जल्दी होती है, वो फास्ट होती है. किससे कंपैरिजन में? सेडिमेंटरी साइकिल से अगर हम कंपेयर करें तो गैशियस साइकिल जल्दी होगी, फास्ट होगी. एग्जांपल देख लो, इफ CO2 हैज एक्यूमुलेटेड इन एन एरिया, अगर CO2 का एक जगह पे एक्यूमुलेशन हो गया, इट इज क्विकली डिस्पर्स्ड विद द विंड और एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स. CO2 का क्या होगा? प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे. क्यों एब्जॉर्ब करेंगे? उनको फोटोसिंथेसिस करनी है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, इसलिए प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे. या फिर अगर सोचो एक जगह पे ट्रैफिक जाम हो गया, बहुत सारे व्हीकल्स इकट्ठा हो गए, बहुत सारे व्हीकल्स में जो ब्लैक कार्बन बर्न होता है, अनबर्न्ड कार्बन रिलीज होता है, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. तो वहां पे CO2 का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इकट्ठा इतना सारा का हो जाएगा. तो वो वहां पे ही रहेगा क्या लाइफ टाइम उतना CO2? नहीं, या तो डिस्पर्स हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ विंड, एयर की वजह से स्प्रेड आउट हो जाएगा. या फिर क्या होगा? या फिर प्लांट्स इनटेक कर लेंगे. CO2 तो उनको चाहिए खाना बनाने के लिए, उनको चाहिए ना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में, तो इट विल बी कंज्यूम बाय प्लांट्स. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. इट विल टेक सो मेनी इयर्स एक जगह से दूसरी जगह सॉइल के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में आने तक. ना सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है, सेडिमेंट्स, वो सारे प्लांट्स तक आने तक टाइम लगेगा. इट इज नॉट क्विकर प्रोसेस. ये क्या है? फटाफट हो जाता है, स्पीडियर साइकिल है. क्वेश्चन आया अभी तो पता होना चाहिए गैशियस साइकिल क्या है? जल्दी होने वाली साइकिल है, स्पीड से होने वाली साइकिल है. और ये क्या है? सेडिमेंटरी. इट इज स्लोअर देन दी गैशियस साइकिल. क्लियर है बेटा? ये देखो, अभी
साइकिल्स पढ़ने हैं। कौन से साइकिल्स होते हैं, इनमें से तो क्वेश्चन आता ही है। मैम की फेवरेट कोई भी साइकिल उठा लो, मैम दे देगी इस पे क्वेश्चन लिखा गया, बताओ कार्बन साइकिल क्या है, बताओ नाइट्रोजन साइकिल क्या है, बताओ ऑक्सीजन साइकिल क्या है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल ये तो स्किप करना ही नहीं है, ये तो इतना अच्छे से समझेंगे और समझना है, कान खुले रख के समझना है। मैंने बोला होगा नोट्स बनाते जाओ, नोट्स में इंक्लूड करते जाओ ये सारी चीजें, ठीक है। पहले भी बोला है, पहले भी लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि नोट्स बनाते जाओ, नोट्स को रिफर करते जाओ, नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। खुद से लिखे हुए नोट्स आर दी बेस्ट, कोई नोट्स की और जरूरत नहीं है जब आप खुद से बनाते हो नोट्स। कार्बन साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल क्या है, द सर्कुलेशन, पहली साइकिल पढ़नी है हमें कार्बन साइकिल। तो क्या है, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन, सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग, सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। कार्बन कैसे सर्कुलेट होगा, एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाएगा कार्बन, एंड आफ्टर दैट जब वो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, जब वो एनिमल डाई करेगा, इट विल डाई, आफ्टर दैट डेथ, तो वो जो कार्बन है इट इज सर्कुलेटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए ही ये सब जो है इनको कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, साइकिल क्यों नाम दिया हुआ है, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जो सर्कुलेशन है दैट इज कंटिन्यूअस, सर्कुलेशन कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो कार्बन साइकिल क्या है, कंटिन्यूएशन द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग किसकी, कार्बन फॉर्म्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कहा जाएगी इनटू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जब भी उनकी डेथ होगी, जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, इट विल गो बैक टू द एटमॉस्फेयर। इसी साइकिल को हम बोलते हैं, इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, इसी साइकिल को बोलते हैं द कार्बन साइकिल। क्या बोलते हैं, द कार्बन साइकिल। तो जहां जहां पे साइकिल्स की डेफिनेशन है याद रखनी है। आगे देखो कैसे प्रोसीड करेगी ये साइकिल, द एबायोटिक कार्बन atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration। टू मेन प्रोसेसेस है, एक तो फोटोसिंथेसिस, एक रेस्पिरेशन। जो अबायोटिक कार्बन एटम्स है वो सर्कुलेट होंगे, किस तरह साइकिल होंगे, कैसे, देखो यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है, जो सन में से लाइट आ रही है, वो सनलाइट का क्या हो रहा है, वो सनलाइट इज टेकन बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से सनलाइट, फोटोसिंथेसिस जब करेंगे तब सनलाइट की जरूरत होगी, तब भी ये अबायोटिक कार्बन की भी जरूरत होगी। तो वो जो कार्बन एटम्स है वो क्या होंगे, दे आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनटू बायोटिक फॉर्म। कौन से दो प्रोसेसेस है बेटा, एक तो फोटोसिंथेसिस है, कौन करेगा फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स करेंगे। एंड रेस्पिरेशन होता है बेटा, रेस्पिरेशन होता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दी सेल, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, वहां पे क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो ये दो मेन प्रोसेसेस है जिनमें क्या हो रहा है, जो अबायोटिक कार्बन है प्रेजेंट है, जो भी अबायोटिक कार्बन प्रेजेंट है, जो कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट है, वो किस में सर्कुलेट होंगे, किस में रिसाइकल होके कहा जाएंगे, इनटू बायोटिक फॉर्म। ठीक है, अभी कौन से स्टेप्स है, कौन से स्टेप्स है, हाउ इज द कार्बन साइकिल प्रोसीडेड, कौन से स्टेप्स होंगे कार्बन साइकिल में। पहला तो क्या होगा, प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। प्लांट्स क्या करेंगे, ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। प्लांट्स क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इट विल बी टेकन अप बाय द प्लांट्स। तो वो प्लांट्स क्या करेंगे, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। कौन सा प्रोसेस होता है उनमें, उनमें होता है भाई फोटोसिंथेसिस। कितनी ही बार हो गया, कितनी ही बार आ गया वर्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या कौन से कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक व्हाट, प्रोटीन्स, फैट्स, है ना। दे विल प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, ऑब्वियसली मैम हमने देख लिया है प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स फीड अपॉन प्लांट्स,
है ना। क्या हो रहा है, हर्बीवोर्स जो है बेटा वो प्लांट्स पे फीड करेंगे, तो वो जो कार्बन कंपाउंड्स है, वो जो कार्बन कंपाउंड्स है किस में आ गए, हर्बीवोर्स में आ गए। वो न्यूट्रिएंट्स किस में आ गए, वो कार्बन कंपाउंड्स आ गए बेटा हर्बीवोर्स में। अभी उन हर्बीवोर्स को कौन फीड करेगा भाई, कार्निवोर्स। कौन फीड करेगा, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स फीड अपॉन दी हर्बीवोर्स। यस बिल्कुल, कार्निवोर्स क्या करेंगे, वो भी हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे। प्लांट्स पे किसने फीड किया, हर्बीवोर्स में, तो ये कार्बन कंपाउंड गए इनमें, ये कार्बन कंपाउंड जाएंगे कार्निवोर्स में। फिर क्या होगा, इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स। कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, देखो, प्लांट्स टू हर्बीवोर्स, from herbivores to carnivores, from herbivores to carnivores, and from carnivores to apex consumers, and from carnivores to apex consumers. कैसे हो रहा है कार्बन कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्ट, प्लांट से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से एपेक्स कंज्यूमर्स। ठीक है, ठीक है, क्या ये कार्बन साइकिल, देखो अभी ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, और जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज मिलेगा उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिएक्शन होती है, वो दोनों रिएक्शन याद करनी है, बिल्कुल 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 याद करनी है। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप ये लर्न ना करो, कोई ऑप्शन ही नहीं दे रही हूं मैं आपको, करनी है मतलब करनी है, ये तो हो जाना चाहिए भाई। ये तो लेक्चर के बाद पहले ही ये चीज लर्न कर लो, ठीक है। मेन प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, जो 6 मॉलिक्यूल्स है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये हो रहा है फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, मतलब डायरेक्टली समझ में आता है कि क्या हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है CO2 और H2O के 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मोल्स ऑफ H2O जब रिएक्ट करेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा, C6H12O6 जो है, H12O6 जो है बेटा, दिस इज ग्लूकोज। क्या है ये, ग्लूकोज है। ग्लूकोज बनेगा, वाटर भी रिलीज होगा और ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। यही ऑक्सीजन तो है जो हम इनहेल करते हैं, यहाँ से ही तो आई हुई है वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं बेचारे। तो यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज बना। तो ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है वापस जब 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा, कहाँ पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये रिएक्शन होगी तब किस में कन्वर्ट होंगे ये, इट इज वापस का क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, एंड मेन है एनर्जी बन रही। एनर्जी मतलब ही बेटा ATP। अगर एनर्जी की जगह पे अगर ATP भी दिख जाए, ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर एनर्जी की जगह ATP भी दिख जाए तो वो गलत नहीं है, एनर्जी फॉर्म होती है। ये दोनों रिएक्शंस जो है बेटा, ये दोनों जो रिएक्शन है, प्लीज याद कर लेना, प्लीज 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 याद कर लेना, बिकॉज ये है इम्पोर्टेंट, ये है इम्पोर्टेंट, प्लीज याद कर लेना, प्लीज याद कर लेना, ठीक है। देखो, आफ्टर डेथ अभी क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, आफ्टर डेथ ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर्स, है ना। आफ्टर डेथ क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिजम्स ने, ये जो ऑर्गेनिज्म में ये साइकिल हुई थी, उनकी जब डेथ होगी तब क्या होगा, ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर्स। यहां तक हमने देखी थी कि एपेक्स कंज्यूमर्स तक, है ना, एपेक्स कंज्यूमर्स तक हमने देखा था। तो फिर ये जो ये जो है बेटा, ये जब साइकिल कंप्लीट होगी, जब एपेक्स कंज्यूमर्स की डेथ होगी तब क्या होगा,
दे आर डिकम्पोज बाय द डिकम्पोजर्स। हमने देख लिया है कि डिकम्पोजर्स जो होंगे वो डिकम्पोज करने का काम करेंगे, लाइक व्हाट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड अगेन, फिर से क्या हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना, एंड इज यूज्ड अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वापस से वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, इट इज यूज्ड अगेन। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूअसली पास्ड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर आफ्टर द डेथ ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद कार्बन गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर एंड इज अगेन टेकन अप बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, है ना। क्या हो रहा है, जब वो एनिमल्स जो एपेक्स कंज्यूमर्स की डेथ हो रही है, जो डिकम्पोजर्स है, जो माइक्रोब्स है, जो बैक्टीरियाज है, वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज ही माइक्रोब्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो डिकम्पोजर्स है, वो क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू सिंपल कार्बन फॉर्म। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से क्या होगी, इट विल अगेन सेंड बैक टू दी एनवायरमेंट, तो अगेन सेंड बैक टू दी एटमॉस्फेयर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से यूज हो जाएगी, तो ये साइकिल वापस से कंटिन्यू हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर through abiotic processes like burning of fossil fuels। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में किस किस रीजन से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा इन द एनवायरमेंट, फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न करेंगे, पेट्रोल, डीजल, इन सब को जब बर्न करेंगे, सीएनजी ये जब बर्न होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। वर्ड फॉरेस्ट फायर जब लगते हैं, जंगल में जब आग लग जाती है, फॉरेस्ट में फायर लग जाता है, तो तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं, है ना, वॉल्केनिक इरप्शंस जो होता है, लावा निकलता है, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो एनवायरमेंट में ये सोर्सेस है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड आती है। Oxygen is released into the atmosphere by the abiotic process of photosynthesis and CO2 through respiration, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है बाय फोटोसिंथेसिस। मैंने बता दिया है, फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। यस, द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय द प्लांट्स। बिल्कुल ही इनका इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करेगा, प्लांट्स मेंटेन करेंगे। कौन मेंटेन करेगा उनका इक्विलिब्रियम, प्लांट्स मेंटेन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन देंगे, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड हम जो रिलीज कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लांट्स ले रहे हैं, फिर से वापस ऑक्सीजन देंगे। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, बैलेंस मेंटेन हो रहा है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट्स को कट कर दिया तो वापस से लॉस है, वापस से लॉस है। कौन बैलेंस करेगा, कौन इक्विलिब्रियम में लाएगा, सर्वाइव करना ही मुश्किल है इन एब्सेंस ऑफ प्लांट्स। तो ध्यान रखो, स्टॉप कटिंग ट्रीज, ठीक है। कार्बन साइकिल होती है कंप्लीट। नेक्स्ट आती है बेटा ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल, कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितने परसेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट 21%, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर मतलब क्या, सोल्यूबल इन वाटर मतलब क्या, जो पानी है, जो H2 है, उसमें ऑक्सीजन सोल्यूबल है, वहां पे ऑक्सीजन मिक्स हो सकती है। वही तो ऑक्सीजन कौन यूज करेगा, कॉमन सेंस लगाओ। जो फिशेस है वो क्या करेंगे, वो ऊपर आते हैं क्या पानी में, तैरते तैरते कि हाँ सांस लेके फिर नीचे जाएंगे, ऑक्सीजन थोड़ा सा ले लेंगे फिर नीचे जाएंगे, नहीं। क्या होता है फिर, कहां से मिलती है उनको ऑक्सीजन, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको मिलती है बेटा डिसॉल्व्ड फॉर्म में। मतलब जो पानी है, जो वाटर है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी इन दी डिसॉल्व्ड फॉर्म। जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वही लेते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑब्वियसली, है ना। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स है, हम बाकी के जो एनिमल्स है, प्लांट्स भी, यस, कुछ प्लांट्स विल डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, यस, कुछ प्लांट्स ऑक्सीजन, जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होगा तब उनको भी ऑक्सीजन की नीड है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का क्या, अभी तो आपने बताया मैम, अभी तो मैंने बताया, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स है, दे यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एक्वेटिक एनिमल्स, ऑक्सीजन इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस एंड इज यूज्ड अप इन द एटमॉस्फेयर, है ना। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, वापस यूज अप हो रही है, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वापस से प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो मतलब ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस भी हो रही है एंड यूज अप भी हो रही है एनवायरमेंट में।
ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट रेडिली रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, तो वो हर एक एलिमेंट कोई भी प्रेजेंट होगा बोलेगा अच्छा चलो रिएक्शन करोगे, हाँ मेरे साथ रिएक्शन करोगे, ओके चलो। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, सब कोई भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, कोई भी नहीं, बहुत सारे बहुत सारे। एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जैसे कि O2 है ना, वाटर में भी H2O के फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट है। द ऑक्सीजन साइकिल ऑफ द बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है। Oxygen is released in the process of photosynthesis, where it is used up in processes like respiration, combustion, decomposition, rusting। ये क्या है, सारे के सारे प्रोसेसेस है जो रिलीज होता है ऑक्सीजन बेटा फोटोसिंथेसिस में। तो वो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, रेस्पिरेशन, ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करेंगे तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रही है। कंबशन मतलब क्या, जब फायर लगना होता है बेटा, जब आग लगती है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन पॉसिबल ही नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आग लग ही नहीं सकती, तो कंबशन के लिए भी जरूरी है। डिकम्पोजिशन क्या, जो माइक्रोब्स करते हैं, जो माइक्रोब्स डिकम्पोज करेंगे बॉडीज को, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। जो रस्टिंग होती है बेटा, जंग लग जाता है, जो जंग लग जाता है बहुत सारी जगहों पे, जो मेटल्स आप देखते हो, जो आयरन के डोर्स बने हुए हैं, आपके साइकिल है, अगर पेंट नहीं लगाया है तो रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, फिर वो ब्राउन ब्राउन निकलता है, तो वो क्या है, वो करोजन में, रस्टिंग में भी ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो ये सारे जो प्रोसेसेस है उनमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे भी वही ऑक्सीजन साइकिल दिया, जो एक्सप्लेन किया है वहां यहाँ पे सेम दिया है बेटा, देखो ये सेम दिया हुआ है। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस फूड मटेरियल्स, है ना, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन, एनिमल्स ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे, फिर शुगर बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और फिर वापस से एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, वापस से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बनाएंगे। सेम ये क्या है, ऑक्सीजन साइकिल है। यहाँ पे भी दिया है ये कार्बन साइकिल, मैम आपने तो एक्सप्लेन नहीं की बेटा, यही तो कर दिया यहाँ पे, ये जो कार्बन साइकिल है वही तो एक्सप्लेन की है, वही तो वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन करके वही सब लिखा है। यहाँ पे कहाँ कहाँ से कार्बन रिलीज होता है वो भी लिख दिया है, प्लांट्स क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, ऑर्गेनिज्म डीके होंगे, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। और ये डायग्राम आपकी बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया, तो उसको भी मैंने सिंपल फॉर्म में कर दिया कि देखो ये इजी है, इसमें से पढ़ लो, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन साइकिल, यस। देखो ये मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ऑक्सीजन लगेगा रेस्पिरेशन के। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एरोब्स, एरोब्स या फिर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे इनको, एरोब्स। सच माइक्रोब्स जिनको ऑक्सीजन लगती है फॉर रेस्पिरेशन उनको एरोब्स बोलेंगे। माइक्रोब्स जिनको ऑक्सीजन नहीं लगती फॉर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एनारोब्स। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जब प्रोटीन्स बना, सिंथेसिस मतलब बनाना, टू मेक, बनाना खाने वाला नहीं, टू मेक, सिंथेसिस ऑफ मतलब टू मेक, for the making of proteins, carbohydrates and fats. It is also used in various chemical reactions, है ना। हमने देखा रस्टिंग जो था वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन था, जो कंबशन था वो भी रिएक्शन था, तो वो उसमें भी रिएक्शंस होंगे, तो वो क्या है, वहां पे भी ऑक्सीजन जरूरी है, मतलब रिएक्शंस में भी जरूरी है। ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीजन थ्रू वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर, उसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O3। ओजोन जो है इट इज ऑल्सो कंपोज, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, जो अलग अलग ऑक्सीजन जो है इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी ऑक्सीजन थ्रू अलग अलग जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस होते हैं उससे। इतना कैसे प्रोड्यूस हुआ याद नहीं रखना, उतना याद रखना है। ओजोन क्या है, इट इज O3। कैसा ओजोन, क्या काम है ओजोन का, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज, जो सन से यूवी रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगे, बाकी हार्मफुल रेज जो आती है दैट अफेक्ट अस, उनसे कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है, मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। तो उन जो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ, वही लिखा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उनको जब रेस्पायर करना होगा, दे विल रिक्वायर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। या फिर डायरेक्टली लिख दो, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो। इतना बड़ा बड़ा मैम, छोटा छोटा, ठीक है। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाँ, रेस्पिरेशन इनमें जो होगा, रेस्पिरेशन इनमें जो होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कौन से, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन in the absence of oxygen। इनको भाई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बोलेंगे हमें तो जरूरत ना है भाई, तुम लोग रखो जो ऑक्सीजन चाहिए, तो हम तो ऐसे भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, हम ऐसे भी रेस्पायर कर लेंगे। हमें हमारे सेल्स में जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तब हमें कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की नेसेसिटी है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होगा, है ना, इनका रेस्पिरेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर करेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 पॉइंट्स कवर हो गए, यहां से लेके एनएरोब्स तक। यहाँ तो एरोब्स और एनेरोब्स दिया है मैम, आपने अलग दिया, अलग नहीं है बेटा। एरोब्स मतलब ही एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनेरोब मतलब एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है क्या, यस। अब देखो, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके जो स्टेप्स है दोज आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजन साइकिल है, क्या है, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उनकी रिसाइकलिंग, उनका सर्कुलेशन through various biotic and abiotic processes in nature is called as नाइट्रोजन साइकिल। जो नाइट्रोजन है, जो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका सर्कुलेशन, वो नाइट्रोजन का सर्कुलेशन फ्रॉम वेरियस बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर्स या फिर बायोटिक से अबायोटिक प्रोसेसेस किसमें हो रहे हैं, इन दी एनवायरमेंट। उसी सर्कुलेशन, उसी साइकिल को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। हम देखेंगे स्टेप्स क्या है नाइट्रोजन साइकिल। पहले तो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है बेटा, देखो यहाँ पे NH2 क्या है, NH2, दिस इज NH2, ये N2 है, ये NH3 है, NH3 यहाँ पे आएगा, NH3 है। जो स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब के फॉर्म में लिखा है, फिर बोलेंगे मैम ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेटा, कौन सा फॉर्म में प्रेजेंट है, N2 के प्रेजेंस, N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, इनटू अमोनिया, अमोनिया क्या है, NH3 और अदर यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जरूरत क्यों है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जरूरत क्यों है, जो बेटा प्लांट्स है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, उनको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है दैट इज नॉट यूजफुल फॉर देम। तो क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होगा, कौन करेगा,
कौन करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। क्या होता है देखो, शॉर्ट में देखो क्या होता है। ये प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है इसमें रूट्स होंगे, प्लांट के रूट्स होंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या तो डायरेक्टली लाइटनिंग से भी हो सकता है, जो बिजली कड़कती है, जो बिजली होती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन मतलब ही क्या? नाइट्रोजन को इस फॉर्म में लाना जिस फॉर्म में प्लांट्स यूज कर सके, जिस फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर सके। तो प्लांट्स को किस फॉर्म में चाहिए? NH3, तो वो प्रोवाइड कर देंगे। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में चाहिए होता है। कौन से फॉर्म में चाहिए होता है प्लांट्स को? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, ये जो प्लांट्स है इनमें ऐसे नोड्यूल्स, ऐसे कुछ लेग्यूम्स ये प्रेजेंट होंगे, कुछ नोड्स प्रेजेंट होंगे। और ये कौन से प्लांट्स है? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है इनमें ऐसे रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इनको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। ये आउट ऑफ कंसेप्ट है, ये इतना नहीं है, बट अगर जिनको क्यूरियोसिटी होती है ना कि कैसे हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया ने ऐसा तो क्या कर दिया, क्या कर दिया ऐसा बैक्टीरिया ने कि नाइट्रोजन फिक्स हो गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा बैक्टीरियाज। मैम एग्जांपल बताओ कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, हमें ये भी जानना है। तो ये लो बैक्टीरिया बेटा, राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेटा, उसको कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ये? इट विल कन्वर्ट दैट इनटू यूजफुल फॉर्म्स। कौन से है यूजफुल फॉर्म्स? ये है बेटा नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। क्या है ये? कौन से फॉर्म्स है ये? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है, और ये किस में होगा? ये होता है बेटा लेग्यूमिनस प्लांट्स में। कौन से प्लांट्स में होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। कौन से होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स? ये आपका होमवर्क है बेटा, बताना मुझे लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब क्या, कमेंट डाउन करके बताना। व्हाट आर लेग्यूमिनस प्लांट्स? बहुत पता होगा बट नाम नहीं पता होगा तो ढूंढो, रिसर्च करो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये बेटा एक्स्ट्रा है, नहीं है यहाँ पे, बट जिनको क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या होता है, ये तो खैर ये नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स है, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स, वो हमें अभी भी पढ़ने हैं, बट ये जो प्रोसेस है कि प्लांट्स के रूट्स में होंगे बैक्टीरिया फिक्स करेंगे, ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट था। बट यहाँ पे अगर इसको अच्छे से समझना है, ये डेफिनेशन को अच्छे से समझना है, तो ये समझ लो, फिर ये दिमाग से नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो नेचर में कौन करता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन करेगा? अभी तो बता दिया मैंने सब कुछ। कौन करेगा? जो नेचर में नाइट्रोजन फिक्स होता है लाइटनिंग से होगा, मैंने बताया लाइटनिंग से होगा। ये जो लाइटनिंग होती है, ये क्या किया है मैं, कोई बात नहीं, हम एक सिंगल वाला निकालेंगे। ये जो बिजली होती है बेटा, ये जो लाइटनिंग होगी, जो लाइटनिंग होती है उस वजह से होगा, और बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और कौन करेगा? या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया थे ये? राइजोबियम। ये कर लेंगे, ये नहीं करेंगे तो ब्लू ग्रीन अलगे ही कर लेंगे, ठीक है। ये सब क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वहां से जाता है ये नाइट्रोजन सॉइल में। सॉइल में कैसे जाएगा? मैंने क्या बताया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इट इज फिक्स्ड बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, लाइटनिंग इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो वो जाएगा वापस सॉइल में। सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करेगा?
सॉइल से वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट से वापस से एनिमल्स में जाएगा। ऑल द लिविंग बींग्स, एनिमल्स ही क्या है, एनिमल्स, फिर जितने भी लिविंग बींग्स है उनमें जाएगा थ्रू प्लांट्स। फिर इनकी जब डेथ होगी वापस से जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा, फंजाई जब वापस से डिकम्पोज करेंगे इट विल मूव इनटू द सॉइल, वापस से वो सॉइल में जाएगा, तो वापस से सॉइल से वापस से एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये कौन काम करेगा सॉइल से एटमॉस्फेयर में जाने का? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन करेगा? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पे काम आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, वो टर्म्स नहीं है, बट जो एटमॉस्फेयर से सॉइल में लगाएंगे नाइट्रोजन को वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वापस से सॉइल से एटमॉस्फेयर जाएगा तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहाँ पे लिख दो। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रीफाइंग और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहाँ पे वही है, देखो N2 है, यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स है जिसके फॉर्म में, जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे NO3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे NO2, NH3, अमोनिया, NH4। देखो जो लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। वापस से ये जो एनिमल्स है उनमें जाएगा। फिर यहाँ से NO3 जो है इट विल बी टेकन अप बाय द प्लांट्स। फिर जो NO3 है वापस से N2 के फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज काम करेंगे, यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है नाइट्रोजन साइकिल। अभी इनके स्टेप्स भी है, ऐसे नहीं छोड़ दूंगी, स्टेप्स है, स्टेप समझाने दो। ये लास्ट टॉपिक है बेटा, थोड़ा सा पेशेंस और पेशेंस और रख लो, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर छोड़ दूंगी, फिर ये चैप्टर खत्म है। इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, बिल्कुल याद रखना। डेफिनेशन के फॉर्म में आया तो आएगा, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आएगा, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पूछना है तो वो भी पूछ लेंगे, सीधा के साथ ये पूछना है तो ये भी पूछ लेंगे। तो यहाँ पे भी डाल दो कि ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही आपका, बिल्कुल ही। देखो, फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, है ना, मैंने बताया जो नाइट्रोजन है डायरेक्टली प्लांट्स इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। कैसे होगा? थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में कौन कन्वर्ट होगा? नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ताकि प्लांट्स यूज कर सके, उसको ही बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन। क्या है अमोनिफिकेशन? Release of ammonia, NH3, release of ammonia through decomposition of dead bodies and excretory waste of organisms. तो डेड बॉडीज होगी बेटा, उनका जब डिकम्पोजिशन होगा, डेड बॉडीज के डिकम्पोजिशन से या फिर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं एनिमल्स से, उससे जो अमोनिया प्रेजेंट होगा it will be released into the atmosphere. Release of ammonia कहां से? Through decomposition of dead bodies। कौन करेगा ये? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगाई, है ना, एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन क्लियर है। फर्स्ट क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन। इसके बाद आता है नाइट्रीफिकेशन। क्या है ये? नाइट्रीफिकेशन क्या? सिंपल है, अमोनिया, जब अमोनिया, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट, और फिर ये जो नाइट्राइट है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट, और ये जो नाइट्राइट है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। देखो, अमोनिया टू नाइट्राइट और नाइट्राइट टू नाइट्रेट, अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। ये क्या है? दिस इज नाइट्रीफिकेशन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर पढ़ लिया हमने अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन। अब आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या बेटा? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, कौन से? अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, उनका वापस से किस में कन्वर्ट होना? उनका वापस से कन्वर्ट होना इनटू नाइट्रोजन, इनटू नाइट्रोजन। और ये जी क्यों? गैसियस फॉर्म में है, इसलिए ये जी। तो देखो, जो डीनाइट्रिफिकेशन क्या था? इट वाज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो यहां से नाइट्रिफिकेशन से जो कंपाउंड्स बने थे, उनका कन्वर्जन वापस से किस में? नाइट्रोजन गैस में। कौन? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। और ये क्या कौन करेगा? ये करेंगे भाई अपने डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये तीनों चारों पॉइंट्स क्लियर है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है? वापस से क्विक रिकैप, चलो क्विक रिकैप ले लेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। किससे? थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, उसको बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या? रिलीज ऑफ अमोनिया। क्या है अमोनिफिकेशन? रिलीज ऑफ अमोनिया। कहां से रिलीज होगा? जब डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, उनकी डेड बॉडी से निकलेगा अमोनिया एंड फ्रॉम द एक्सक्रीटरी वेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है? अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, वापस से नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना। ये प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। इसका उल्टा, नाइट्रिफिकेशन का उल्टा क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कौन करेगा? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, ये करेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा? ये जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, उनका वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होना। नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था स्टार्टिंग में, उसमें कन्वर्ट होना। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं, ये पूरे को बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ये क्लियर है क्या? ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो ये स्किप नहीं करना। ये कंसेप्ट बिल्कुल ही स्किप नहीं करने। वो जो 3 साइकिल्स है आपकी, 3 साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा सब कुछ करवा दिया मैंने, सब कुछ ही हो गया है। आपकी तीनों इंपॉर्टेंट साइकिल्स भी क्लियर है, ठीक है? एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये देखो, अगर आपको समझ में आ गया है, दिस बनी हैज brought some homework questions for you। ये क्या है? ये होमवर्क क्वेश्चंस है। ठीक है, ये है बेटा आपके होमवर्क क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल ही ये क्वेश्चन स्किप नहीं करने, आपको बिल्कुल ही ये क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। क्यों? बिकॉज अगर आपको ये सब समझ में आ गया, पूरा लेक्चर अगर आपको क्लियर है, ये क्वेश्चंस आपके लिए 5 मिनट का भी काम नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए, क्यों दिए है मैंने? जस्ट कि आपको कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उतना बताने के लिए। आपको ये कर लोगे ना, आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हमारे तो कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए है ना। तो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए, थोड़े से क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व कर लेना। लेक्चर कंप्लीट देखो, पूरा लेक्चर देखो, सीधा इधर मत देख लेना, स्टार्टिंग से इधर मत देख लेना कि अच्छा ये क्वेश्चन है अभी ध्यान देंगे, नहीं। सारे पहले लेक्चर देखो, फिर ये क्वेश्चन करो, आपसे हो जाएंगे। आई एम श्योर आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर लेक्चर अच्छे से देखा है तो। कुछ होमवर्क क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेना। इसके जो नोट्स है बेटा, जो पहले लेक्चर्स देख चुके हैं, इनको पता है कि नोट्स आपको मिल जाते कहाँ पे? नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं पीडीएफ फॉर्म में, वहां पे आपको इसके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको करना है जल्दी स्टडी, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी एग्जाम्स पास में, अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स पढ़ो, चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो। अगर कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, यू कैन आस्क मी। लेक्चर्स देखो, अच्छे से पढ़ते रहो। कीप स्टडिंग। बाय बाय।